चुके हैं। तो ये जो 8 चैप्टर हैं भूगोल वाले ये पूरे हो गए हैं और आज इनकी अपन जो है शुरुआत करते हैं, जिसमें हम आज समकालीन भारतीय समाज देखेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, विकास की अवधारणा की बात करेंगे, हमारे संविधान की बात करेंगे, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की बात करेंगे, संघीय सरकार की चर्चा करेंगे, कानून एवं भारतीय न्यायपालिका की चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा की जो है हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सीधे अपन जो है अपने टॉपिक पर जो है चलते हैं। ये है हमारा आज का चैप्टर समकालीन भारतीय समाज। समकालीन भारतीय समाज, यहां से आपका पॉलिटी शुरू होता है जिसमें इंडिया और राजस्थान दोनों का ही रहेगा। यानी यहां से आपका क्या शुरू होता है, राजनीति विज्ञान शुरू होता है। राजनीति विज्ञान कक्षा 8, कौन सा, कक्षा 8। और ये ओल्ड आरबीएसई है। बहुत ही जल्दी हम न्यू एनसीईआरटी भी शुरू करेंगे आपके लिए। और इसके अलावा आज शाम 4 बजे हम आपके लिए एसएसटी की यानी सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों की जो है शुरुआत कर रहे हैं। तो आपके रीट मुख्य परीक्षा के अंदर जो शिक्षण विधियों का टॉपिक दिया गया है, जिसकी आज हम जो है चर्चा शाम को 4 बजे करेंगे। तो अगर आप शिक्षण विधियां पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कितना बजे जुड़ेंगे, 4 बजे जुड़ेंगे। अगर आप राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज जो अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ सुबह 10 बजे जुड़ सकते हैं, जहां हमने भूगोल के ऑलमोस्ट 2 टॉपिक तो कंप्लीट कर दिए हैं। और आज हम जो है वहां पर राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर मेले और त्योहार शुरू करने वाले थे, लेकिन कर नहीं पाए, तो कल करेंगे। कल 1 तारीख भी है, नया महीना, नई शुरुआत करेंगे। इसके अलावा हम जो है मनोविज्ञान की क्लास करते हैं दोपहर 12 बजे और ओल्ड आरबीएसई की क्लास ये चल रही है। इसके बाद 4 बजे है शिक्षण विधियों की क्लास और इसके बाद जो है वो क्या है, रात को 9 बजे अपन जो है वो 8:30 बजे, अब 8:30 बजे टाइम कर दिया, रात को 8:30 बजे हम चर्चा करेंगे किसकी, एसएसटी की टॉपिक वाइज टॉपिकों की। तो आनंद जांगिर जी, गणपति पप्पा मोरिया, बिल्कुल गणपति जी जो है वो हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद रखे और हम निश्चित तौर पर जो है सफल हो, ऐसी हम आशा करते हैं। सर ये नोट्स मेरे पास है, ये आप पहले करवा दिए क्या? हाँ, ये मैंने आपको पहले करवाया था, 2021 रीट में भी करवाया था आपको और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए थे, इसीलिए अब की बार आपको दोबारा करवाया जा रहा है। और रीट मुख्य परीक्षा जो 2022 है, इसके अंदर तो राजस्थान जीके, राजस्थान भूगोल और राजस्थान कला संस्कृति का विशेष जो है वो योगदान है, इसीलिए हमें इनको तो बहुत ध्यान से पढ़ना ही है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने लोग शहरों में निवास करते हैं, तो 31.16% लोग जो है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितनी है, तो 65.46%, 65.46% जो है वो क्या है, महिला साक्षरता जो है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है, 82.14% जो है वो क्या है, पुरुष साक्षरता है। जबकि महिला साक्षरता की बात करते हैं हम तो 52.10% जो है क्या है, महिला साक्षरता है। आज भी हमारे भारत में महिलाओं की जो साक्षरता है वो क्या है, कम है। तो इसीलिए महिला साक्षरता को बढ़ाने की या महिला शिक्षा के उत्थान की और ज्यादा अभी जो है क्या है, देश को आवश्यकता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है, तो 79.02% है। जबकि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कार्यशील है, तो भारत में 15 वर्ष से लेकर और 59 वर्ष तक की जो आयु वर्ग के लोग हैं उनमें से 60 यानी 60.29% जो है वो क्या है, कार्यशील है। यानी भारत की 60% जनसंख्या जो है वो क्या है, कार्यशील जनसंख्या है। अर्थात हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि भारत में 60% जो जनसंख्या का 60% है वो क्या है, युवा है, 15 से लेकर 59 वर्ष तक का। किसी वस्तु का एक उत्पाद
के रूप में रूपांतरण करना, ऐसी सेवा या क्रियाकलाप जिसका आर्थिक मूल्य हो और जिसका बाजार में व्यापार हो सकता है, क्या कहलाता है? तो इसे बाजारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बाजारीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है सामाजिक न्याय। ऐसी धारणा जो बिना किसी बात को जाने केवल सुनी सुनाई बातों पर आधारित होती है, क्या कहलाती है? पूर्वाग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्वाग्रह कहलाते हैं, है ना। जैसे कि बहुत सारी ऐसी धारणाएं हमारे समाज में हैं जो जिनका कोई लौकिक नहीं है, लेकिन चूंकि हम निरंतर चलते आ रहे हैं, परंपरा हमारी चलती आ रहे हैं, हमारे घर वाले करते थे तो हम भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसी परंपराएं हैं जिनका हमें लॉजिक भी पता नहीं है ना। तो ऐसे जो धारणाएं होती है जो चली आ रही होती है लेकिन उनका हमें लॉजिक पता नहीं होती है, पूर्वाग्रह जो है कहलाती है। कहीं सुनी होती है ये। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1989 में। अवसरों में असमानता के पीछे मुख्य कारण क्या है? भेदभाव। आप सबको पता है कि प्राचीन समय में थोड़ा समाज में भेदभाव ज्यादा था, इसीलिए जो है समाज के बहुत सारे ऐसे वर्ग थे जिनको क्या नहीं मिला? समाज की मुख्य धारा में आने का जो है वो मौका नहीं मिला, जिसके कारण वो क्या हो गए? पिछड़ गए, है ना। और इसीलिए आज वो क्या कहलाते हैं? पिछड़े कहलाते हैं। और इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आजादी के बाद हमारे संविधान ने इनको क्या दिया? आरक्षण दिया। आरक्षण देने का तो उद्देश्य यही था ताकि जो पिछड़े लोग हैं वो भी क्या आ सके? मुख्य धारा में आ सके और बाकी लोगों के साथ मिलकर अपने विकास को जो है वो क्या कर सके? ये आगे बढ़ा सके। तो आरक्षण इसीलिए दिया था ताकि जो प्राचीन समय में भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव के कारण जो लोग पीछे रह गए उनको वापस जो है आगे लाया जा सके। राज्य में आर्थिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? अवसरों की असमानता। क्यों लोग गरीब हैं, है ना। कुछ लोग आप देखते हो आपके आसपास, कुछ लोग हैं जो गरीब हैं, कुछ लोग जो है वो अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब है, कुछ ज्यादा सामान्य हैं। अभी कुलदीप बिश्नोई ज्योग्राफी बंद नहीं की है ज्योग्राफी। एक्चुअली 2 सप्ताह हो गए हैं एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए, तो मैंने सोचा कि आप बोर हो गए होंगे, तो इसीलिए हमने आज प्रयास किया कि 2 सप्ताह हम कला संस्कृति के जो है वो करते हैं। यानी 2 टॉपिक हमने ज्योग्राफी के कर लिए, 2 टॉपिक अपन जो है वो किसके कर लेते हैं? कला संस्कृति के कर लेते हैं, 2 टॉपिक हिस्ट्री के कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि रूटीन तीनों का चलता रहेगा और एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ के आप भी जो है वो क्या नहीं होंगे? ज्यादा जो है वो बोर नहीं होंगे ना। कई बार एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ने से व्यक्ति जी ना, क्योंकि डेली एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कहोगे तो कंटिन्यू ज्योग्राफी रख सकते हैं। आप कहोगे तो पहले 2-3 टॉपिक अपन कला संस्कृति के कर लेंगे, फिर आगे अपन जो है शुरू कर देंगे। फर्स्ट लेवल का ही टॉपिक है ये, राजस्थान जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी और आर्ट कल्चर। ये सारे फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के एक ही है। पहले तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप, क्योंकि आप जो बच्चे फर्स्ट लेवल की तैयारी करते हैं ना, वो सेकंड लेवल का सिलेबस नहीं देखते, और सेकंड लेवल की जो तैयारी करते हैं वो फर्स्ट लेवल का सिलेबस जो है वो नहीं देखते हैं, और इसी के कारण आपको दिक्कत होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मनोविज्ञान, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का कला संस्कृति, राजस्थान का पॉलिटी, करंट अफेयर, ये बहुत सारे टॉपिक हैं। लगभग 60% जो आपका 60% जो आपका टॉपिक है रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड का कॉमन है, केवल आपके सब्जेक्ट के पार्ट है। जैसे सेकंड लेवल में जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है उनका एसएसटी अलग है, हिंदी है उनका हिंदी अलग है। रीट लेवल फर्स्ट में आपके सारे सब्जेक्ट हैं तो वो आपको अलग पढ़ने, बाकी सब कुछ एक ही है। सेकंड ग्रेड में भी ये काम आएगा आपके, बिल्कुल आएगा। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में काम आएगा ये। विकास की अवधारणा की चर्चा करते हैं तो वार्षिक मानव विकास सूचकांक के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा 1990 से कंटिन्यू जो है जारी की जा रही है। और राष्ट्रीय, ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेड सेकंड में भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या का भाग
देने से ज्ञात की गई आय क्या कहलाती है? तो ये प्रति व्यक्ति आय जो है वो कहलाती है। किसी देश की जनसंख्या में किसी राष्ट्र की आय में, आय के अंदर मान लीजिए कि हमारे देश में, हमारे घर की हम राष्ट्रीय आय ज्ञात करना चाहते हैं। हमारे घर में 10 सदस्य हैं, ठीक है, और प्रत्येक सदस्य जो है वो क्या कर रहा है, हमारे घर के टोटल जो सदस्य हैं वो कुल मिलाकर जो है वो 20,000 रुपए महीने के कमा रहे हैं। 10 सदस्य 20,000 ज्यादा ही हो गया ना, 2 लाख कर देते हैं। 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है मंथली, कोई जो है वो अच्छी नौकरी में है तो वो 60-70 हजार रुपए कमा रहा है। इस तरीके से टोटल मिला के 2 लाख रुपीज हम जो है वो क्या कर रहे हैं, पर मंथ हमारी जो है वो क्या है, इनकम है। तो अब हम कहें कि हमारे घर की जो घर की आय है वो कितनी है, यानी घर की आय कितनी है, तो आप ये कह दोगे प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति कितना रुपए कमा रहा है, तो 1 0 में से 1 हटा दो तो कितने बच गए आपके 20,000। तो इस अकॉर्डिंग 20,000 रुपए कमा रहा है। लेकिन क्या वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति 20,000 रुपए कमा रहा है क्या? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति 20,000 रुपए नहीं कमा रहा है ना। घर में 10 सदस्य हैं। इस राष्ट्रीय यानी घर की आय को अगर देखें तो घर की आय तो ये कह रही है कि प्रति व्यक्ति कितने रुपए कमा रहा है, प्रति व्यक्ति 20,000 रुपए कमा रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है इसमें, है ना, बहुत सारे हैं। एक लड़का है ए जो कमा रहा है 50,000 रुपए पर मंथ, एक बी है जो कमा रहा है 30,000 रुपए पर मंथ, एक सी है जो कुछ नहीं कमा रहा है, कुछ नहीं कमा रहा है ना। एक बेटा है जो कि 15,000 रुपए महीने कमा रहा है। एक बेटा अभी अभी जो है तैयारी कर रहा है तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है तो वो 5,000 रुपए कमा रहा है। इस प्रकार घर के सदस्यों की आय तो कुछ अलग ही है, लेकिन अगर हम सूत्र में देखते हैं तो ये क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र है। इसी तरीके से देश की जो टोटल आय है उसमें टोटल जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है और प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तव में वो जो प्रति व्यक्ति आय है वो औसतन है कि औसतन इतना पैसा कमा रहा है, लेकिन वो वास्तविक नहीं है। वास्तविकता तो कुछ और है ना, कि एक व्यक्ति तो बेरोजगारी बैठा है, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है ना। ऐसी ही स्थिति होती है देश की भी। किसी देश के नागरिकों की औसत आयु क्या कहलाती है? जीवन प्रत्याशा कहलाती है, ठीक है। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है कि हम अपने आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए संसाधनों को बचा के रखें। इसीलिए हम जो है वो क्या करें, संसाधनों का सीमित तौर पर उपयोग करें, आवश्यकता के अकॉर्डिंग उपयोग करें। इसीलिए जो है वो इस तरीके के विकास को सतत विकास जो है या सतत पोषणीय विकास जो है कहलाता है। अमरीन कह रहे हैं कि सर आपकी क्लास के शेड्यूल क्या है, प्लीज बताएं। अमरीन जी, अमरीन, आपका नाम अमरीन ही है तो आप सुनिएगा। क्लास का शेड्यूल है सुबह 10 बजे ज्योग्राफी की क्लास होती थी इतना दिन, अब हम कला संस्कृति की क्लास करेंगे कल से। इसके बाद 12 बजे मनोविज्ञान की क्लास होती है। इसके बाद 2 बजे ये क्लास चल रही है आपकी, जहां हम ओल्ड आरबीएससी के वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 बजे शिक्षण विधियों की क्लास आज से शुरू कर रहे हैं, इतने दिन हम जो है क्वेश्चन कर रहे थे। रात को 8:30 बजे एसएसटी के टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं, अगर आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो। और एक और क्लास हम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं रात को 10 बजे, जो बहुत ही जल्दी हम आपको जो है सूचित करेंगे, हम आपको जो है बताएंगे। ठीक है अमरीन जी, नेक्स्ट देखिए हमारा संविधान, ये अच्छा टॉपिक है। किसी राज्य में शासन व्यक्ति एवं उनके आपसी संबंधों को निर्देशित करने वाले नियम और कानून का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये संविधान कहलाता है। संविधान कितने प्रकार का हो सकता है? संविधान 2 प्रकार का हो सकता है, एक लिखित हो सकता है, एक अलिखित यानी मौखिक हो सकता है। भारत में जो संविधान है वो किस प्रकार का है? भारत का संविधान लिखित संविधान है। किसी देश के संविधान, किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है यानी मौखिक है। भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं बनाएंगे, यह कथन किसने कहा था?
महात्मा गांधी ने यह कथन कहा था। और राजस्थान के कितने सदस्य संविधान सभा हेतु सम्मिलित हुए थे? तो राजस्थान के 14 सदस्य थे जो संविधान सभा में क्या थे? शामिल थे। नेक्स्ट देखिए संविधान सभा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो बनाया गया, और स्थायी सदस्य तो आपको पता ही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और भारतीय संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो समय है वो भारतीय संविधान को तैयार होने में लगा। पहले ज्योग्राफी करवाएं, कोई बात नहीं, आप कहोगे वैसे करवा देंगे। कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, और वो भी 100% करवाएंगे, और वो भी 2 महीने में करवाएंगे। ये 9वां महीना चल रहा है, और 10वें महीने की लास्ट जो डेट होगी उस तक हम पूरा सिलेबस करने का प्रयास जो है कर रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल कंप्लीट ही करवाएंगे, इसीलिए तो क्लास भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बीच में कुछ टेक्निकल कभी कभी इशू आ जाती है, जैसे आज सुबह वाली क्लास नहीं हो पाई नेट की वजह से, तो ऐसी कई परिस्थितियां बन सकती है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि क्लासों के समय को बढ़ा दिया जाए, एक तो क्लासों का जो टाइमिंग है उसमें थोड़ा सा क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाया जाए, और विषय को कवर करें। इसीलिए हमने शिक्षण विधियों की क्लास शुरू कर दी है। हमने सोचा कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू जो करवा रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हम बाद में करवा देंगे आपको। तो उससे पहले हम शिक्षण विधियों की क्लास करवा रहे हैं, आज शाम 4 बजे से ही शुरू कर रहे हैं। तो टारगेट है पूरा ही करवाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, और पहला संविधान दिवस मनाया गया था 2015 में। 26 नवंबर को ऑलमोस्ट हमारा जो संविधान है वो क्या कर लिया गया था? संविधान जो है वो लागू, संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन संविधान के कुछ प्रावधान जो 26 जनवरी 1950 में लागू हुए, इसीलिए जो हम 26 जनवरी को तो क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। मूल भारतीय संविधान का विस्तार कितना है? तो एक प्रस्तावना है, इसमें 395 अनुच्छेद है, और 22 इसके क्या है? भाग है, तथा 8 इसकी अनुसूचियां हैं। जबकि वर्तमान में भारतीय संविधान में 465, एक तो प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 2013 तक है ये ना। संविधान का सार किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान का सार कहा जाता है। और मौलिक अधिकार व स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा किस देश से हमारे संविधान में शामिल की गई थी? यानी मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट है हमने कहां से लिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया था। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से हमारे संविधान में शामिल किए गए? जो हमने नीति निदेशक तत्व लिए थे वो हमने आयरलैंड से लिए थे। ऐसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते रहे हैं, बार बार आपको याद हो तो पुराने पेपरों को अगर देखोगे तो आप। भारत की संसदीय व्यवस्था हमने किस देश से प्रेरित होकर करी? ब्रिटेन से। और संविधान सभा द्वारा नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास और पोषण से मुक्ति के लिए कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6। विकास और शोषण से मुक्ति के लिए संविधान द्वारा नागरिकों को 6 जो है वो मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि हमारे संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो कितने हैं? मौलिक अधिकार 9th to 12th ओल्ड बुक करवाना, बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, सारा ही करवाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल संविधान की पहली क्लास है, ये कक्षा 8 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हम आपको एक इससे भी आप जो कह रहे हो ना 9 से 12 वाली बुक ममता जी, उससे भी पुरानी एक 2005-6 में लागू थी बुक,
शायद 4 या 5 में एक बुक लागू थी, राजस्थान का इतिहास, जिसमें राजस्थान कक्षा 11 और कक्षा 12, उसमें राजस्थान के इतिहास को बहुत बेहतर तरीके से बताया गया। उस बुक को हम बहुत ही जल्दी शुरू करेंगे और टारगेट तो हमारा है कल ही, जैसे ही डाटा टाइप हो जाता है तो कल से ही हम उसको शुरू करने का प्रयत्न करेंगे। हमारे संविधान में भारत को किस इकाई के रूप में बताया गया है? तो राज्यों का क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है क्या कहलाता है? व्यवस्थापिका कहलाता है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए हमारा मौलिक अधिकार और कर्तव्य। हमारे मौलिक अधिकार 13 नंबर चैप्टर। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की क्या कहलाता है? आत्मा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खुद के लाभ के लिए दूसरों से जबरदस्ती करवाया गया कार्य क्या कहलाता है? शोषण। हम अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों से जबरदस्ती उनसे कार्य करवाते हैं और उनको मजदूरी भी नहीं देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है, शोषण। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय की शरण में आने का अधिकार कौन से मौलिक अधिकार में शामिल है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत किसी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से शारीरिक श्रम करवाना जो है वो गलत है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये, जिसके तहत हम किसी भी ऐसे बच्चे से जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, तो ऐसे बच्चे से हम क्या नहीं करवा सकते हैं? कोई भी जो है वो हार्ड वर्क जो है वो नहीं करवा सकते हैं। तो इसीलिए जो है इसे किस में रखा गया है? ये है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है, क्योंकि अगर 14 वर्ष के बच्चे का जो एज है वो शिक्षा का एज है, उसे उस आयु में शिक्षा मिलनी जो है वो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, संघीय सरकार की चर्चा करते हैं। जब किसी देश में शासन की शक्तियां राज्यों व केंद्र के बीच में स्पष्ट रूप से विभाजित हो तो उसे क्या कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और भारत में भी कैसी शासन व्यवस्था है? भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था है। हमारे यहाँ आपको पता है कि हमने जो है वो शक्तियों को 3 स्तरों पर बांट रखा है, राज्य सरकार की शक्तियां, केंद्र सरकार की शक्तियां और समवर्ती शक्तियां ना, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में शासन का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत में शासन का संवैधानिक जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। और संसद की बैठक आयोजित करने व पहली बैठक को सबसे पहले संबोधित करने का अधिकार किसका है? पहली बैठक को संबोधित राष्ट्रपति करता है हमेशा। जब भी हमारे संसद का स्तर शुरू होता है तो किससे शुरू होता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही शुरू होता है ना। नेक्स्ट देखिएगा, हमारी संघीय व्यवस्थापिका कौन है? हमारी संघीय व्यवस्थापिका है संसद। और हमारी संसद के कितने भाग हैं? तो इसके 2 भाग है, लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 552। और वर्तमान में लोकसभा में जो सदस्य हैं वो है 545। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। अस्थायी सदस्य किसे कहा जाता है? लोकसभा को, सॉरी, अस्थायी सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को, क्योंकि ये 5 वर्ष के बाद विघटित हो जाती है। और संसद का कौन सा सदन निम्न सदन के नाम से जाना जाता है? लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो 25 वर्ष जो है वो आयु निर्धारित है अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो। नेक्स्ट देखिएगा, संसद का कौन सा भाग उच्च सदन कहलाता है? संसद का कौन सा भाग है जो उच्च सदन कहलाता है? राज्यसभा को उच्च सभा या उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। याद रखना, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है सदस्य का वो कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में इसके सदस्य जो है वो कम होते जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों को चुना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष है। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 250।
राज्यसभा के कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? 238 का। संसद के किस सदन को स्थायी सदन भी कहते हैं? तो राज्यसभा को ही स्थायी सदन कहते हैं। संसद का प्राथमिक कार्य कौन सा है? कानून बनाना है। संसद का काम क्या है? प्राथमिक कार्य तो कानून बनाना है। और संसद के समक्ष बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? कार्यपालिका के द्वारा। और राष्ट्रपति के पद हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा कितनी? 35 वर्ष। और किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? तो राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं। और किस माध्यम से संसद राष्ट्रपति उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है? तो महाभियोग चलाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति अपना कार्य नहीं करता है, संविधान का हनन करता है, अगर उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कह लीजिए, इसके जो न्यायाधीश है वो अपने अधिकारों का हनन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो इनको भी हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से। राष्ट्रपति के कार्यों एवं शक्तियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भाग हैं इसके। एक है सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी है आपातकालीन शक्तियां। एक तो सामान्यकालीन, जो अब अभी वर्तमान में सामान्य काल चल रहा है, तो इसमें सामान्य शक्तियां उपयोग करते हैं। दूसरा, मान लो हमारे किसी देश से युद्ध वगैरह छिड़ जाते हैं, ऐसी कंडीशन में ऐसे आपातकाल शक्तियां काम में आती है। देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति के पद हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष। और किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? फिर से आ गया, राष्ट्रपति को कहा जाता है। किस माध्यम से संसद राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है? महाभियोग के जरिए। राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 समकालीन। ये दोबारा क्यों आ गए क्वेश्चन? देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति के पद हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु 35 वर्ष। 2 बार आ गए ना। राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल देश में लगा सकता है? 3 प्रकार के आपातकाल है। एक तो युद्ध की स्थिति में, एक संवैधानिक संकट और एक वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार के आपातकाल आ सकते हैं। पहला तो युद्ध आ जाएगा किसी देश के साथ, तो आपातकाल लग जाएगा। दूसरा, राजनीतिक उथल पुथल हो जाती है। राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो अभी जैसे कोई भी पार्टी जीती हुई है और वो भारत के शासन को चलाने में असमर्थ हो गई है, और पूरे देश में, जैसे अभी श्रीलंका में हुआ था ना, वैसी कंडीशन बन गई है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में जो है वो राष्ट्रपति क्या करता है? राजनीतिक आपातकाल लगा सकता है, संवैधानिक आपातकाल लगा सकता है, इसे संवैधानिक कहते हैं। और तीसरा, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, तो वित्तीय आपातकाल। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्रियों को सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? मंत्रिपरिषद। और केवल कैबिनेट मंत्रियों से किसका गठन होता है? केवल कैबिनेट मंत्रियों से किसका गठन होता है? मंत्रिमंडल का। और राष्ट्र प्रधानमंत्री पद हेतु आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, कानून एवं भारतीय न्यायपालिका। कानून एवं भारतीय न्यायपालिका। वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। परंपराओं, रीति रिवाजों व धार्मिक मान्यताओं पर आधारित कानून क्या कहलाते हैं? सामाजिक कानून। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय कानून। और संप्रभु राष्ट्रों के आपसी संबंधों को संचालित करने वाले कानून क्या कहलाते हैं? अंतरराष्ट्रीय कानून। और सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को संसद में पारित करवाया गया। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह जम्मू कश्मीर सहित कर लो, पहले तो छोड़कर था लेकिन अब सब जगह लागू है। हमारे देश में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत न्याय व्यवस्था क्या होती है? कोई कमेंट करके बताएगा, एकीकृत न्याय व्यवस्था क्या होती है? नेहा जी, एकीकृत न्याय व्यवस्था क्या होती है? एकीकृत न्याय व्यवस्था वह होती है जिसमें सबके लिए एक ही कानून है। मान लीजिए कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कोई केस में, जैसे मान लो एक मुद्दा उठा था, मैं एक अच्छा उदाहरण देके बताता हूं, वो उदाहरण आपको समझ में भी बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे एक मुद्दा उठा था 2021 में कि रीट लेवल फर्स्ट में बीएड वाले बच्चों को जो है वो अनुमति दी जाए, और आधार हमने क्या दिया था कि दूसरे राज्यों में, जैसे बिहार में जो है वो उनको अनुमति दी गई है, कोर्ट के केस में उनको अनुमति दी गई है, तो हमें भी देनी चाहिए। तो अगर हम मान लीजिए किसी एक केस में, मैं एक और मुद्दा भी आपको बता देता हूं, एक और मुद्दा भी इसका था कि
एक महिला ने केस किया जिसका विवाह राजस्थान से बाहर हो गया था, यानी वो महिला तो राजस्थान की थी लेकिन इसका विवाह जो है वो राजस्थान से बाहर हुआ था और उस राज्य में तो उसको आरक्षण नहीं मिल रहा था और राजस्थान में भी उसको आरक्षण नहीं मिल रहा था। तो उसने कोर्ट में केस किया, तो कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि जो भी महिलाएं राजस्थान में जन्म ली है और उनका विवाह कहीं बाहर हुआ है तो वो राजस्थान में आरक्षण ले सकती है, तो वो सब पे लागू हो जाता है। तो इस तरीके की व्यवस्था को एकीकृत व्यवस्था कहती है कि अगर कानून में एक बार कोई ऊपर की अदालत में कोई फैसला हो गया या एक व्यक्ति के लिए कोई इस तरीके का डिसीजन आ गया तो सबके लिए वो जो है वो लागू होगा आगे आने वालों पे, है ना। नेक्स्ट देखिएगा कुलदीप जी, नेक्स्ट देखिएगा सर्वोच्च न्यायपालिका में राष्ट्रीय स्तर पर किसका प्रावधान है? सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जस्टिस बोबडे भारत के सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। अब मैं और इसको जो है करंट में अपडेट नहीं है, अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से जारी होते हैं? संचित निधि से, अनुच्छेद 266 के तहत। और राजस्थान का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक पीठ या बेंच कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस अधिकतम आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? 62 वर्ष तक। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? संबंधित राज्यपाल व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, राज्य में ग्राम न्यायालयों की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कौन सा था? बस्सी जयपुर वाला। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रार्थना करना क्या कहलाता है? याचिका। और निचली अदालत के फैसलों के विरुद्ध ऊपरी अदालत में पुनः विचार हेतु जाना क्या कहलाता है? अपील कहलाता है, अपील। और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, लास्ट चैप्टर है ये आपकी पॉलिटी का। फिर कल हम हिस्ट्री शुरू करेंगे इसी में, कक्षा 8 का। किसी राष्ट्र निर्माण के लिए कितने तत्वों का होना आवश्यक है? 4। भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। राष्ट्रीय सुरक्षा के कितने प्रकार है? 2। बाह्य और आंतरिक। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय सेना के कितने अंग है? 3। थल सेना, जल सेना। ये अपने सिलेबस में तो है नहीं वैसे, लेकिन बेसिक जानकारी में ये आ सकते हैं आपके, है ना, ज्योग्राफी में आ सकते हैं, तो इनको आप पढ़ लेना। और कल से हम इतिहास की शुरुआत करेंगे। कल से इतिहास की शुरुआत करेंगे। और आज जो 4 बजे वाली क्लास है ना, वो भी आज नहीं कर रहे हैं। आज लास्ट है अगस्त का 31, और 31 से नए सेशन की शुरुआत मैं नहीं करना चाहता हूं, तो कल से शुरुआत करेंगे हम 4 बजे अपनी शिक्षण विधियों का भी। और कल से पूरी की पूरी जो है 6 क्लासेस शुरू कर देंगे हम आपकी, ठीक है। और 6 घंटे डेली आप मेरे साथ पढ़ेंगे, 6 घंटे आप खुद पढ़ेंगे, 10 से 12 घंटे रोज पढ़ेंगे, तो आपकी सफलता को कोई रोक सकता है क्या? बताओ। कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए इसके लिए। और आज रात को एक सेशन कर रहे हैं जिसमें हम ये प्लान बनाएंगे, है ना। आज तो कि आज 31 है, अगस्त 31 है, यानी इस महीने के बाद आपके पास 9वां, 10वां, 11वां, 12वां यानी 4 महीने बचेंगे। तो हम प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से हम 60 दिन में, है ना, नेक्स्ट 2 मंथ में अपने पूरे सिलेबस को कवर करें। तो रात को 9 बजे जरूर आइएगा आप। हम उसमें बुक की भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी बुक जो है वो उसमें हमें पढ़नी चाहिए, और उन बुक में से क्या क्या चैप्टर पढ़ने चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। हम कैसे रीड को 60 दिन में एक बार सिलेबस कवर कर सकते हैं। और चूंकि हमारे पास तो 120 दिन है, तो 120 दिन में टारगेट है 3 बार रिवीजन करने का, 1 बार सिलेबस करने का। तो कैसे करेंगे इस पर हम पूरी चर्चा रात को 9 बजे जो है